दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 33। 32 एपिसोड अब तक मैंने कवर कर लिए हैं और उसमें आपको कंपनी वैल्यूएशन से रिलेटेड और भी फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए हैं और आई होप कि अब आप किसी भी कंपनी को सही से जज कर पाने में काफ़ी ज़्यादा आपकी सहूलियत बढ़ गई होगी। इस तरह से नहीं कि किसी ने टिप्स दे दिया और उस पर आप काम करने लगेंगे, आप खुद भी अब अपना वैल्यूएशन करेंगे। हाँ, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पूरा एपिसोड अब तक का जो भी है 32 एपिसोड्स वो जा करके देखिए और अब आगे भी जितने भी वीडियोस आएंगे इस सीरीज में वो भी देखते रहिएगा। तो दोस्तों फिलहाल कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे की जाती है उसका है पार्ट नंबर 13 और आज दोस्तों बात करेंगे ग्रोथ रेट की, यानी कि वृद्धि दर जो है वो कंपनी में क्या आ रही है, किस तरह से कंपनी जो है वो बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। और किस चीज में वृद्धि दर की बात हमें फोकस किस चीज में करना चाहिए। क्या हमको वृद्धि दर जो है वो ईपीएस में चाहिए, यानी कि ग्रोथ रेट जो है ईपीएस में चाहिए, यानी कि अर्निंग पर शेयर, या डिविडेंड पर शेयर में हमें ग्रोथ रेट चाहिए, या फिर हमको सेल्स में ग्रोथ रेट चाहिए, या फिर हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट में ग्रोथ रेट चाहिए, किसमें चाहिए। तो दोस्तों अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो ये भी एक वैल्यूएशन टूल होता है। किसी भी कंपनी को अगर आप जज कर रहे हैं दोस्तों तो ग्रोथ रेट जरूर देखा करिए। बिना ग्रोथ रेट देखे कुछ भी आप मत देखिए। सबसे पहला चीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले किसी भी चीज को अगर किसी भी कंपनी को अगर जज करना है तो उसका ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है वो बाद में आप देखा करिए, तो पहले तो आप ग्रोथ रेट देख लिया करिए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा ईपीएस डीपीएस ये सब कुछ नहीं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेट देखना है तो आपको देखना होगा रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि लगातार बढ़ता रहे दोस्तों। यहां पे मैंने एक सर्कल कर दिया है और एक सर्कल का मतलब कि छोटे से शुरू करते 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 आपका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में अगर कंपनी जो है 50 करोड़ बेच रही है और फिर 100 करोड़ हो गई तो जानते हैं दोस्तों 100% का ग्रोथ रेट होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी 5000 करोड़ बेच रही है तो उसको 10,000 करोड़ बेचने में दिक्कत होगी। तो ग्रोथ रेट ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपया सेल्स करने वाली कंपनी जो है, अगर उसका सेल्स 11,000 करोड़ रुपया हो जाएगा तो 10% होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि अगर कोई कंपनी 200 करोड़ बेच रही है और वो 400 करोड़ बेचने लगे तो 200 करोड़ का ही इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% होगा। और हमें ये चाहिए 100%, 10% ये वाला वैल्यूएशन चाहिए, ये वाला ग्रोथ रेट चाहिए, ना कि वैल्यू वाला। देखिए कोई भी इन्वेस्टर्स को जब भी वो किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ रेट वो उसे देखना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो उसे ये देखना चाहिए कि 5 से लेकर के 7 साल से लेकर के 10 साल के मतलब पास्ट का रिकॉर्ड कंपनी का कैसा है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही अच्छा एक निवेशक बनना है, शुरुआती दौर में आपको उछल कूद नहीं मचानी है, तो आप ये देखिए कि कंपनी ने अपने आप को प्रूफ किया है कि नहीं किया है पिछले 5 साल में, 7 साल में या 10 साल में। ठीक है, और अगर कंपनी का यहाँ पे स्लगिश परफॉर्मेंस है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कंपनी ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया। तो दोस्तों अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी ने अपने आप को प्रूव नहीं किया है तो फिर आप और क्या उम्मीद लगाते हैं कि फिर कंपनी और आने वाले फ्यूचर में क्या अपने आप को संभाल पाएगी, तो वहां डाउट हो जाता है। अब आपको दूसरी चीज ये देखनी होती है कि क्या ग्रोथ रेट फ्यूचर में आ सकता है, तो उसके लिए फिर आपका एकदम एक्सपर्ट होना, विजनरी होना और भविष्य में देखना आवश्यक हो जाता है। देखिए कि अगर आपको पता है कि कोई सेक्टर है वो टर्न अराउंड होने वाला है, या फिर कोई कंपनी है जो टर्न अराउंड होने वाली है, तो आप बिल्कुल उस कंपनी में जाएंगे और आपको वहां पे फ्यूचर आपका प्रिडिक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा 3 साल, 5 साल या 10 साल इसका ग्रोथ रेट आपको देखना चाहिए कि क्या कंपनी ने किया है। और इसी तरह से फ्यूचर का भी आपको देखना चाहिए, क्या आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ किस तरफ रहेगा। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से करेंगे। दोस्तों किसी भी कंपनी में आप निवेश करिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। ग्रोथ रेट एक चीज हो गई ग्रोथ रेट, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों आपको ये देखनी है कि कंपनी क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ? कंसिस्टेंसी का मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक कंपनी है ए, अब ये कंपनी है ए और उसका 3 साल का परफॉर्मेंस आपको मैं बताऊं कि 40% का उसने ग्रोथ कर दिया, और अगले 2 साल यानी कि चौथे साल और 5वें साल वो जो है 5% और 5% ही ग्रो कर पाई। ठीक है, एक ये सिनेरियो हो गया।
दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये है कि एक कंपनी है जो कि हर साल 20%, बी कंपनी है, वो हर साल जो है 20% आराम से ग्रो कर रही है। 20% ही नहीं, अगर वो 18 से 20% के रेंज में ग्रो कर रही है तो आप ये कहेंगे कि इसका जो परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी, कंपनी बी का परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टर होगा वो इसी तरह की कंपनी में निवेश करना चाहेगा। उसका रीजन ये है ना दोस्तों कि किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है और किस तरह से आता रहेगा, और किस तरह से कंपनी जो है वो कैश जो है, उसका कैश इनफ्लो जो है वो आता रहेगा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसी आधार पे आप निवेश कर सकते हैं। अब देखिए ईपीएस की जहां तक बात करेंगे, ईपीएस जो है वो नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। अब आपका सेल्स हुआ नहीं तो नेट प्रॉफिट होगा कैसे, सवाल ये है, जिसको कि हम टॉप लाइन कहते हैं। टॉप लाइन अगर आपका नहीं होगा तो आपका नेट प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन होगा कैसे। तो सबसे पहले इसीलिए मेरा ये जोर देकर के कहना है कि आपको सेल्स ग्रोथ देखना है, ना कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, क्योंकि कंपनियां जो है वो विंडो ड्रेसिंग कर लेती हैं। उनको अगर सेल्स कम भी हुआ तो खर्चे काट के नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखा देंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर भी मैंने वही लिखा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मस्ट बी सपोर्टेड बाय रेवेन्यू ग्रोथ। जब भी आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करना है तो ग्रोथ का जो बेस होगा वो क्या होगा, वो रेवेन्यू होगा दोस्तों, ना कि और कोई भी पैरामीटर। दोस्तों यहां पर स्क्रीनर पर मैंने खोल रखा है टाटा स्टील। टाटा स्टील के ग्रोथ की बात करते हैं। मार्केट कैप 1,93,982 करोड़ रुपए का है। दोस्तों ये देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल का 4%, 5 साल में 8% और 3 साल में 14% है। और इस साल की बात करेंगे तो ये -6% होने की संभावना है। प्रॉफिट में भी यहां पे कंपनी स्ट्रगल कर रही है। फिलहाल दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है जीएसडब्ल्यू, सेक्टर वही रहेगा, तो यहां कंपैरिजन आपको आसानी से हो जाएगी। मार्केट कैप देखेंगे तो 2,42,736 करोड़। जेएसडब्ल्यू को अगर आप कंपेयर करेंगे टाटा स्टील से तो यहां पे सेल्स ग्रोथ 10 साल का 13% है, 5 साल का 16% है और लास्ट 3 साल का 30% है और इस साल 3% ही होने की संभावना है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी ठीक ठाक मैनेज कर ले रही है, लेकिन 5 साल 3 साल के रेंज में अगर प्रॉफिट देखेंगे तो केवल 2% ही बढ़ा है। अब आप यहाँ पे टीटीएम बेसिस पे देखिए क्या होने वाला है। ये देखिए 3% का सेल्स ग्रोथ और 36% की टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट, यानी कि विंडो ड्रेसिंग होगी। दोस्तों जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, इसका मार्केट कैप है 61,000 करोड़। दोस्तों सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 12%, 5 साल में 23% और 3 साल में 47%। और फिलहाल यहां पर भी नेगेटिव में आने की संभावना है। प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी ने जबरदस्त काम किया हुआ है। अब मैंने ओपन किया हुआ है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर मार्केट कैप है 53,296 करोड़। ग्रोथ की बात करें दोस्तों 10 साल का 8% है, 5 साल का 9% है और 3 साल का 15% है। तो दोस्तों आपने देखा कि कमोडिटी बिजनेस है, स्टील एक कमोडिटी बिजनेस है और उसमें क्या होता है कि अप एंड डाउन इसी तरह से चलता रहता है। कमोडिटी के प्राइसेस के आधार पे यहाँ पे काम होता है। लेकिन अगर आपको इस कमोडिटी में अगर आपको निवेश करना है तो आप क्या फैसला लेंगे। सेल्स ग्रोथ के आधार पे अगर आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ नजर आ रहा है और जिंदल का भी अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देश की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील, जहां पर कि सभी निवेशकों का विश्वास भी है, वहां पे दबाव आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि बिना बायस हुए, बिना किसी ब्रांड के अगर आपको निवेश करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या देखना है, आपको रेवेन्यू देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। और उसके बाद ही काफी कोई चीज का नंबर होता है। मेरा मतलब और कुछ नहीं देखना का मतलब केवल रेवेन्यू ही नहीं देखना होता है, काफी कंपनी के वैल्यूएशन उसके बाद आ जाते हैं कि सेल्स ग्रोथ है तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो भी देखना पड़ता है, पी रेशियो वगैरह सारा कुछ जो मैंने अभी तक आपको बताया सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को सेल्स ग्रोथ रेट के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 34। अब तक 33 एपिसोड्स कवर कर लिए गए हैं और उसमें आपको एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। इस कोर्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में, आप ऐसे कंटेंट पा रहे हैं जो कि पेड कोर्सेज के बराबर ही है। तो आइए इस वीडियो में कुछ नया करते हैं। दोस्तों आज फिर से फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे कंपनी को पढ़ा जाता है उसका पार्ट 14 करेंगे और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। दोस्तों आज बात करेंगे एक पॉपुलर टूल्स की और उस पॉपुलर टूल का नाम है पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये जो पीई रेशियो होता है वो सबकी जुबान पे होता है और जो भी थोड़ा बहुत भी अगर शेयर बाजार में जानते हैं कि किसी भी कंपनी को हम कैसे एनालाइज करते हैं तो पीई रेशियो एक बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल हो जाता है वैल्यूएशन का कंपनी जो है कि सस्ती मिल रही है या कंपनी जो है वो महंगी है, वो अप भाव में मिल रही है या डाउन में मिल रही है, तो क्यों मिल रही है ये भी जानना जरूरी होता है। देखिए हाउ मच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ रूपी ऑफ अर्निंग। पीई का मतलब ये होता है कि कंपनी काम कर रही है और काम करके जो है क्या कर रही है वो अर्निंग कर रही है।
तो उसके 1 रुपए की अर्निंग पर आपका जो शेयर प्राइस है ना, उसकी यहाँ पे तुलना की जाती है और उससे पता लगता है कि उसका जो अर्निंग है उसकी तुलना में शेयर का जो प्राइस है वो कितना ऊपर या नीचे है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ए, तो कंपनी ए है और उसका जो पीई रेशियो है वो है 40, ठीक है। तो 40 का मतलब ये हुआ कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम कितना उसका शेयर प्राइस दे रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स, इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो 40 मल्टीपल टाइम्स यानी कि पीई है, इसका मतलब है कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम 40 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, देखिए, पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर आप ले लिए, मार्केट प्राइस करंट भाव बाजार में जो भी चल रहा है वो ले लिए आप, और अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो आपने ऑलरेडी एक वीडियो में देख लिया है कि किस तरह से ईपीएस की कैलकुलेशन की जाती है। 2 फिगर आपको चाहिए, 2 फिगर से डिवाइड करिए और आपके सामने हाजिर हो जाएगा पीई रेशियो। दोस्तों जब इसे कैलकुलेट किया जाता है पास्ट 12 मंथ के हिसाब से, यानी कि आपके पास डेटा है और पास्ट 12 मंथ का डेटा है, तो आप उसको जोड़ लीजिए और उसी के हिसाब से आप जो है करंट मार्केट प्राइस से जो है कि उसको लेकर के कैलकुलेट जब करते हैं तो आपके पास जो पीई होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग पीई। मतलब 12 मंथ का आपने ईपीएस ले लिया, पिछले 12 मंथ का आपने ईपीएस ले लिया और करंट मार्केट प्राइस से उसको लेकर के डिवाइड कर लिया, मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 12 मंथ ईपीएस, तो वो हो जाता है आपका ट्रेलिंग पीई। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप एस्टिमेट करने में अगर एक्सपर्ट हैं, फ्यूचर अर्निंग्स को आप एक्सपर्ट हैं और उसे आप फ्यूचर अर्निंग को आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो उस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड ईपीएस के साथ, तो आप मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड ईपीएस, तो आपका जो कैलकुलेटेड जो चीज आएगा वो आएगा पीई, फॉरवर्ड पीई आएगा। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि हाई ग्रोथ जो कंपनियां होती हैं उनको हाई पीई मिलता है, क्योंकि बाजार को लगता है कि ये कंपनियां बहुत तेज से ग्रो करेंगी। अब आप जैसे सरकारी कंपनियों को देखेंगे तो उसका जो पीई होता है वो काफी नीचे होता है, तो सरकारी कंपनियों में लो पीई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ती हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि हाई पीई है, ठीक है, तो हाई पीई है तो इसका मतलब यह है कि बाजार को लगता है कि कंपनी जो है तेज गति से वो ग्रो कर सकती है, इसलिए सभी लोग उसका शेयर खरीदना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं इसको मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट प्राइस जैसे जैसे बढ़ता रहे और ईपीएस अगर कांस्टेंट रहे तो पीई जो है वो क्या होगा, वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बाजार को एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी की अर्निंग्स जो है फ्यूचर में बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी का जो है लो पीई है, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कंपनी सस्ती है, और क्यों सस्ती है, हो सकता है कि कंपनी का ग्रोथ जो है आने वाले समय में ना हो, तो इसलिए बाजार उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीई इन्फो सिस्टम को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर खुला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक पीई जो है 80 है, तो 1 रुपए की अर्निंग के लिए शेयर्स जो है बाजार में 80 रुपीज तक देने के लिए लोग तैयार खड़े हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों उसी सेक्टर की एक दूसरी कंपनी की बात करें, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वहां पे जो पीई चल रहा है देखिए 63.8, यानी 1 रुपए के लिए आप यहां दे रहे हैं 63 रुपए। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद नंबर आता है टाटा एलेक्सी, इसको भी यहां पर थोड़ा कम 54 का पी यहां पे चल रहा है। 1 रुपए के लिए बाजार 1 रुपए की अर्निंग के लिए 54 रुपए यहां पे दे रहा है शेयर के रूप में। दोस्तों कोफोर्ज की बात करें, कोफोर्ज यहां पे एक मिड कैप आईटी कंपनी है, 1 रुपए की तुलना में यहां पे अर्निंग्स की तुलना में आप 59 रुपीज का यहां पे मार्केट यहां वैल्यू दे रहा है। दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,000 करोड़, स्टॉक की पी देखिए 70 के आसपास है, यानी 1 रुपए की अर्निंग्स पे 70 रुपए जो है बाजार देने के लिए तैयार है। दोस्तों सरकारी क्षेत्र की बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अब इसका पी आप देखिए 7.12। तो दोस्तों वैल्यूएशन करने के लिए पी रेशियो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप जब पीई रेशियो देखें तो ये देखकर ही केवल फैसला ना ले कि शेयर जो है वो सस्ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आईओसी का जो वैल्यूएशन है 7 पर है, और आईटी कंपनी जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं ऑलमोस्ट वो 50 के ऊपर ही जो है पीई पर ट्रेड कर रही हैं। यहां ग्रोथ है और यहां पे ग्रोथ नहीं है, तो बाजार जो वैल्यूएशन देता है ना वो ग्रोथ पर देता है, और अगर उस केस में शेयर महंगे भी होते हैं तो बाद में चल के आपको रिटर्न देने में वो सक्षम होते हैं, ये भी आप समझ के चलिएगा बात को। तो आपको पूरा सेंस आना चाहिए, पीई रेशियो जब भी आप देखें तो पूरा सेंस आना चाहिए कि बाजार किसी भी शेयर को हाई पीई क्यों दे रहा है और किसी भी शेयर को लो पीई क्यों दे रहा है। अगर हाई पीई दे रहा है, करेक्शन आता है तो उस समय एक अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर लो पीई दे रहा है और गिर जाता है तो फिर वहां से एक दिक्कत की ही बात होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पीई पर पूरा मेरा एक डिस्कशन देखा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरह की वैल्यूएबल जो जानकारियां हैं आपको प्राप्त होती रहे और ताकि सबको भी ये जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 35। अब तक 34 एपिसोड्स पे मैंने आपको काफी ज्यादा बेसिक्स और
बैलेंस शीट को और किस तरह से रेशियोज के माध्यम से कंपनी की एनालिसिस की जाती है उस पर ब्रीफ किया हुआ है। और अब आपको मार्केट से रिलेटेड जो भी क्लैरिटी है उसमें और स्पष्टता आती जा रही होगी। आई होप कि आगे भी आपको इन वीडियो से अच्छा हेल्प मिलेगा। चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या आज नया है। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, किस तरह से कंपनी को हम पढ़ें और किस तरह से कंपनी के बिजनेस मॉडल को और उसके सभी जो भी रेशियोज है उसके ABCD को हम देख रहे हैं। आज इसका पार्ट 15 है। दोस्तों आज बात करेंगे इन्वेंट्री डेज के ऊपर। इन्वेंट्री डेज भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिसके की मदद से आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स वगैरह है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है और कंपनी जो स्टॉक्स वगैरह में कितना कंपनी का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। तो उस हिसाब से आपको कंपनी के को एनालाइज करना चाहिए कि कंपनी कितना फास्ट जो है वो ग्रोथ आने वाले समय में दे सकती है या फिर उसका एक ऑन एन एवरेज किस तरह से चल ही रहा है ऑन एन एवरेज बिजनेस। देखिए दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, और अगर स्टॉक का भी मतलब नहीं पता है तो आपको मैं बताऊं जैसे कि कंपनी ने प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा कि वो चीज जाएगी जो है गोडाउन में जाएगी यानी कि वेयर हाउस में जाएगी और वेयर हाउस में जाकर के रखी जाएगी और वहां से उसको सेल किया जाएगा। तो यहां कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि माल आपका बन गया, प्रोडक्शन हो गया और प्रोडक्शन के बाद उसको क्या किया गया? स्टोर कर लिया गया और स्टोर करने के बाद उसको करना क्या है? उसको सेल करना है, ठीक है। तो ये जो चीज अभी बिक नहीं पाई है और आपके वेयर हाउस में है, राइट दोस्तों, आपके वेयर हाउस में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको इन्वेंट्री या स्टॉक बोला जाता है। अब ऑन एन एवरेज आप देखिए कि एक कंपनी इन्वेंट्री रखती है। भाई इन्वेंट्री रखेगी नहीं तो वो बेचेगी कैसे, राइट? एक निश्चित लेवल का, एक सेफ्टी लेवल का इन्वेंट्री तो रखा ही जाता है और उसके ऊपर भी आप डिमांड की एस्टिमेशन जो करते हैं उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक लेवल का जो प्रोडक्शन करने के बाद उसको स्टोर किया जाएगा तो आपके पास ऑन एन एवरेज कुछ न कुछ लेवल इन्वेंट्री की रहती ही है हर समय। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने इन्वेंट्री को वेयर हाउस में स्टोर किया उसके बाद वो कितनी तेजी से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाउ फास्ट अ कंपनी कैन सेल इट्स इन्वेंट्री, कितनी तेजी से वो आपके गोडाउन से, आपके वेयर हाउस से वो बिक जाता है। इसको यहां पे ये देखना है हमें। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री डेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फिगर चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री या इसको बोलेंगे एवरेज इन्वेंट्री, जो भी आपका पीरियड है क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर जो है ईयरली, उसमें क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री थी यानी कि क्या क्लोजिंग स्टॉक था, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी उस दौरान आपने सेल किया उसकी COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद 365 डेज जो कि एक साल का में इतने दिन होते हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि दो फिगर आपको चाहिए, एक हो गया क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोनों को डिवाइड करिए और उसके बाद 365 डेज से उसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री डेज। यहां ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री डेज का मतलब ये हो गया कि आपका जो गुड्स है वो कितने दिन बाद बिका। अब आप देखिए हाई डेज है, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक हाई डेज इन्वेंट्री हो गया मान लीजिए कि 80 दिन, ठीक है, और एक हो गया लो डेज यानी कि मान लीजिए 50 दिन। तो अगर हाई डेज है तो उसका मतलब हो गया कि कंपनी ज्यादा दिन ले रही है गुड्स को सेल करने के लिए ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये एवरेज है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 80 है तो हाई है, 50 है तो हाई है। कंपैरिजन जब आप करेंगे, अब मान लीजिए कि किसी कंपनी का 100 है तो उससे कंपैरिजन दूसरी कंपनी का करेंगे तो 80, तो यहाँ पर ये लो हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा हाई। तो कहने का मतलब क्या है कि लो डेज का इन्वेंट्री का मतलब है कि कंपनी जो है कम समय ले रही है अपने गोडाउन से, अपने वेयर हाउस से माल को बेचने के लिए कंपनी कम समय ले रही है। लो इन्वेंट्री डेज का मतलब ये हो गया। दोस्तों अब मैं कुछ FMCG कंपनियों के बारे में आपको इस रेशियो के बारे में बताता हूं। देखिए ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कॉलम में ये है इन्वेंट्री डेज। तो इन्वेंट्री डेज यहां देखिए आप, ये है आपका ईयरली। तो ईयरली में अभी फिलहाल मार्च 2024 में 55 डेज ऑन एन एवरेज लगते हैं इनके स्टॉक को क्लियर होने में। तो इसको अगर आप 2013-14 में देखें तो 2013 में 80 दिन से भी ज्यादा लगता था। उसको कंपनी ने लगातार इंप्रूव किया है और अब कंपनी का इन्वेंट्री डेज जो है 60 के नीचे आ चुका है। फिलहाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों आप इस कॉलम में देखिए इन्वेंट्री डेज 54 डेज था 10 साल पहले और इस समय 63 डेज है। तो ये बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। इनका स्टॉक बीच में देखिए 72 भी चला गया था 2016-17 में, फिर कंपनी ने इसको इंप्रूव किया और फिर से यहाँ पर एक स्टॉक क्लियरेंस में देर हो रही थी 2021-22 में और फिर यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है कंपनी ने। दोस्तों यहाँ मैंने खोल रखा है PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन। तो इसका देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए
इन्वेंट्री डेज ये 2013 में 62 डेज था और इस समय 51 है, तो लगातार पिछले साल देखिए 48 है और 48 इनका बेस्ट है 2015 में 47 डेज। फिलहाल मैंने आपके सामने खोल रखा है जिलेट इंडिया लिमिटेड का स्क्रीनर। इस कॉलम में दोस्तों देखिए इन्वेंट्री डेज 131 दिन 2013 में था और फिलहाल 2024 में भी 131 दिन है, यानी जिलेट के स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा दिनों तक रहते हैं इन कंपनियों के कंपैरिजन में, जो कि अभी मैंने बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। एक और भारत की देसी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी डाबर। दोस्तों डाबर को अपना माल बेचने में कितना समय लगता है, देखिए 144 दिन 2013 में और इस समय 149 दिन। तो दोस्तों ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, इसमें इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। इनफैक्ट 169, 158 और 149 दिन, 150 दिन इनको लगते हैं अपने माल को क्लियर करने में ऑन एन एवरेज। फिलहाल मैंने बात कर रहा हूं यहां पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिस्किट कंपनी। तो दोस्तों इस कॉलम में देखिए आप इन्वेंट्री डेज 35 डेज ये 2013 में था और इस समय 45 डेज है। पिछले साल भी ये 45 डेज था और ये 50 to 57 डेज थे, यहां पे कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ है। तो क्योंकि ये ऐसा सामान है, देखिए ये खराब हो जाने वाला सामान है, तो इसलिए इसको बिकना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों फिलहाल मैंने खोल रखा है पतंजलि फूड्स का यहाँ स्क्रीनर। तो पतंजलि फूड्स का स्क्रीनर में आप देखिए कि इन्वेंट्री डेज क्या है, 52 डेज यहाँ पे 2013 में और इस समय 51। तो कमोबेश वहीं पर कंपनी है जहां पर उसे पहले होना चाहिए। देखिए 2017 में 28 दिन यहाँ इनका बेस्ट परफॉर्मेंस ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ एफएमसीजी कंपनियों को आपके सामने रखा और एफएमसीजी कंपनियों का ऐसा प्रोडक्ट ही होता है कि वो अगर नहीं बिकती हैं तो वो खराब हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ कंपनियां जो है 40 से 50 दिन ले रही हैं और कुछ कंपनियां जो है प्रोडक्ट के हिसाब से 80 से 100 दिन ले रही हैं। जिलेट की बात करेंगे तो वो 130 डेज प्लस ले रहा है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कैसे कंपनियां अपना माल बेच रही हैं, कैसे बना रही हैं, कितना दिन उनको सेल करने में लग रहा है और उस हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो जब आप देखिए कंपैरिजन करेंगे तो जैसे एक ही सेक्टर का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो एफएमसीजी सेक्टर में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ही ठीक रहेगा। इन्वेंट्री डेज की अगर बात कर रहा हूं मैं तो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों को आप ले लीजिए और उसको कंपेयर करिए कि कितने दिन लग रहे हैं उनको अपना क्लियरेंस करने में स्टॉक को, तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर लेंगे और एक अच्छी स्थिति आएगी आपके सामने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी वैल्यूएबल जानकारी लोगों को पता चलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 36 एपिसोड में दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, किस तरह से कंपनी की कुंडली जो है वो पढ़ी जाती है। और आज इस कुंडली के पढ़ने के क्रम में आज देखते हैं पार्ट 16 में कुछ नया क्या है। दोस्तों आज बात करेंगे डेटर डेज की, किस तरह से डेटर्स डेज की एनालिसिस करके आपको और क्लैरिटी आएगी कि कंपनी किस तरह की। डेटर डेज क्या होता है उसके पहले आपको जानना होगा कि डेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों डेटर्स वो होते हैं जिनको कि हम उधार माल बेचते हैं या फिर हम उधार कैश दे देते हैं, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बात करें तो अगर कोई कंपनी किसी भी व्यक्ति को सेल कर रही है, ठीक है, सेल कर रही है लेकिन उससे वो कैश नहीं ले रही है, यानी नगद सेल्स नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो उधार है। तो ऐसे वो सारे व्यक्ति, दोस्तों ऐसे वो सारे व्यक्ति क्या कहलाए जाएंगे, वो कहलाए जाएंगे डेटर्स कंपनी के लिए, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं देनदार। अब सवाल ये उठता है कि इन डेटर्स से दोस्तों हमने माल बेचा हुआ है क्रेडिट में, तो इनसे हमें चाहिए कैश, तो जल्दी से जल्दी हमें चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए किसी को भी आप उधार देते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपको फास्ट जो है वो कैश मिल जाए, तो यही मैंने लिखा हुआ है कि हाउ फास्ट कंपनी इज एबल टू टेक बैक इट्स कैश। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और ये अच्छा क्यों है, इट्स गुड टू टेक बैक कैश फ्रॉम डेटर्स एट अ फास्टर स्पीड, क्योंकि भाई आपका पैसा है ना, पैसा है और आपका पैसा आपके गुड्स में लगा हुआ है जो कि आपने किसी को क्रेडिट पे दिया हुआ है। तो क्रेडिट पर जो आप दे रहे हैं तो ये कैश बाद में बनना चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहिए। और किसी भी बिजनेस में अगर हम बात करें तो आपको कैश कलेक्शन फास्टर अगर है, इसका मतलब है कि उस बिजनेस में कंपटीशन कम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में 50 दिन में कैश वापस आता है और किसी में 100 दिन में आता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे 50 दिन में वाले में अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कैश कन्वर्जन इसलिए जल्दी आ रहा है क्योंकि कंपटीशन कम है, और 100 डेज में आ रहा है तो कंपटीशन ज्यादा है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब डेटर डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, आप यहां देखिए डेटर्स डेज के लिए फॉर्मूला है कि क्लोजिंग डेटर्स यानी डेटर्स का जो फिगर है, क्लोजिंग डेटर्स यानी कि साल के लास्ट में जो डेटर्स है उसकी, या क्वार्टर के लास्ट में जो है डेटर्स उसका जो फिगर है आप ले लीजिए सेल्स से और उसको मल्टीप्लाई करिए, जो आए उसको आप मल्टीप्लाई करिए 365 से। तो पहला यहां पर ये हो जाता है क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई सेल्स का जो फिगर है वो, और जो आए आप उसको मल्टीप्लाई करिए 365 से, तो आपको पता चल जाएगा कि जो डेटर्स हैं वो कितने दिन में ऑन एन एवरेज पेमेंट कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि इन्वेस्टर्स शुड स्टडी द डेटर्स डेज फॉर मेनी क्वार्टर्स एंड ईयर्स।
ये ऐसा मैंने क्यों कहा कि क्यों क्वार्टर दर क्वार्टर, क्वार्टर 1 देखा आपने, क्वार्टर 2 देखा आपने, क्वार्टर 3 देखा आपने, क्वार्टर 4 देखा आपने, तो इससे क्या पता चलेगा आपको? इससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि डेटर डेज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, तो डेटर्स डेज बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, डेटर डेज अगर घट रहे हैं तो ये अच्छी बात हो जाएगी। उसी प्रकार से ईयर ऑन ईयर आप देखिए, एक साल का देखिए कैसे जा रहा है, दूसरे साल का देखिए कैसे जा रहा है, तीसरे साल का देखिए कैसे जा रहा है, यानी कि आप जिस फाइनेंशियल ईयर में है उससे पहले के 2-3 साल को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो आपको पता चलेगा कि डेटर डेज की स्थिति क्या है। दूसरी तरफ बात करें कि आपको कंपेयर करना है सेल्स को डेटर्स डेज से। ठीक है, तो जैसे सेल्स कंपनी रिपोर्ट करती है उसमें दोनों चीजें होती हैं, कैश भी होता है दोस्तों और उसमें क्रेडिट भी होता है। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट वाले सेल्स के से क्या जनरेट होगा ये ध्यान में रखना है, क्रेडिट वाले सेल्स से जनरेट होगा डेटर्स। तो डेटर्स का फिगर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेल्स जो है वो डेटर्स से आ रहा है, न कि जो है वो कैश से आ रहा है। ठीक है, सेल्स आप बढ़ाते जा रहे हैं और आपको ग्रोथ चाहिए, आप तो देख रहे हैं कि ग्रोथ वाली कंपनी मैंने ली हुई है, लेकिन आपका सेल्स जो है वो कैश में ना आकर के अगर ज्यादातर सेल्स जो है वो डेटर्स के रूप में आ रहा है, तो ऐसे सेल्स से कोई फायदा नहीं है, कम फायदा है, मतलब कि भाई पैसा फंसेगा ना। तो आपको ऐसा सेल्स देखना है जिसमें डेटर्स डेज ना बढ़े। दोस्तों अगर डेटर डेज में सीजनैलिटी को आप इग्नोर करेंगे तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ट्रैवल टूरिज्म की बात करें या फिर अगर सीजन की बात करें, अगर त्योहारों की बात करें, तो दीपावली की बात करें, तो दीपावली अगर नवंबर में सेलिब्रेट हो रही है तो स्टॉकिंग जो है उसकी अक्टूबर में हो जाएगी। ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी स्टॉकिंग जो है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से मंगा लेंगे। तो इसका जो आपको दिखाई देगा इम्पैक्ट क्वार्टरली 3 में दिखाई देगा, क्वार्टर 3 में दिखाई देगा आपको। ठीक है, कि लोग जो है सेल्स को किस तरह से स्टॉकिंग कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं या क्रेडिट ले रहे हैं, डेटर्स डेज वहां पे बढ़ा हुआ नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को ओपन किया हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के डेटर डेज की बात कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ देखिए दोस्तों टॉप पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेटर डेज 13, ये 2013 में 13 था और फिलहाल जो है 18 था। तो फिलहाल अगर आप 2-3 साल का अगर आप देखेंगे, अगर मैं 5 साल की बात करूँ, 18, 19, 16, 14, 11, तो 2020 में ये 11 था और अभी 18 हो गया, तो यहाँ पे ये बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों मैंने अदानी विल्मर को खुला हुआ है, अदानी विल्मर एक एफएमसीजी कंपनी फिर से। यहाँ पर दोस्तों डेटर डेज की बात करें अदानी विल्मर्स की, इस समय वर्तमान में ये चल रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का 13 और 2023 में भी 13 था, 15, 11, यानी कि जो बेस्ट इनका था 2020 में था, ये कोरोना का साल था तो जल्दी जल्दी माल खत्म हो जा रहा था। यहाँ 13 का ऑन एन एवरेज 13-14 आप लेकर के चल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैरिको है, मैरिको के बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों डेटर डेज ऑफ मैरिको लास्ट 2024 में 40 दिन का है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। आप देखिए 2015, 16, 17 ये 11 to 15 में रेंज कर रहा है और उसके बाद आप पिछले 2 साल में तो कंपनी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है, सीधे 25 से यहाँ पे 38-40 हो जा रहा है। फिलहाल बात कर लेते हैं दोस्तों पतंजलि फूड्स की, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स। यहाँ पर डेटर डेज आप देखिए यहाँ पे टॉप पर है, इस समय 16 चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2017 में 16 था और 8 2018, 19, 20 और फिलहाल यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा कंसिडरेबली बढ़ रहा है माल। अभी अब ये ज्यादा बेच रहे हैं तो उस लिहाज से तो कम ही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आईटीसी लिमिटेड को खोल रखा है, ये एक एफएमसीजी कंपनी। आईटीसी के डेटर्स डेज की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 21 है, ये भी एक अच्छा है यहाँ पे। लेकिन आप देखिए 2022-23 में ये 15 हुआ करता था, लेकिन इधर ये 6 दिनों का बढ़ा हुआ है, तो इसको कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए। 2020-21 में 19 था। तो दोस्तों जब आप डेटर डेज को आप कंपेयर करें तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप उसी पर्टिकुलर सेक्टर का कंपेयर करेंगे तो आपको एक तस्वीर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियों को लिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की कंपनियों को लिया, तो वहां पे आपको एक मोटा मोटी ये पता चल जाएगा कि किस तरह से कंपनियां उधार बेच रही हैं और उसको वापस आने में या ले आने में कितना समय लग रहा है वो तो बात की बात। तो दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को डेटा स्टेज के बारे में पता चले और कंपनी की इन्फॉर्मेशन वो किस तरह से कंपनी को एनालाइज करे, वो उसमें और भी पहनापन ला सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 36 एपिसोड तक 201 से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और जिससे कि आप कंपनी का पूरा, किसी भी कंपनी का पूरा एक्सरे कर सकते हो। आइए इस वीडियो में भी कुछ नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनेंशियल एनालिसिस को कैसे किया जाए इसका कर रहे हैं हम लोग पार्ट नंबर 17। आज देखते हैं क्रेडिटर्स डेज। क्रेडिटर्स डेज को समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये कंपनियों को फायदा दे सकता है। तो अगर आप जानते नहीं है कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं तो मैं पहले आपको बता दूं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे कि कंपनी क्रेडिट पर कुछ न कुछ लेती है, यानी क्रेडिट से मान लीजिए कि रॉ मटेरियल ले रही है या फिर जो है कि अगर कंपनी बाय ऑन सेल का काम कर रही है तो पूरा का पूरा फिनिश्ड गुड्स ले रही है या फिर कंपनी किसी से कैश भी उधार ले सकती है। तो जिस भी तरह से कंपनी क्रेडिट से किसी से भी
किसी से भी कुछ न कुछ ले रही है तो वो लोग हो गए क्रेडिटर्स। तो ये लोग कंपनी से जुड़े होते हैं और कंपनी के होते हैं। आप अगर जनरली अगर बात करें तो कंपनी के सप्लायर्स होते हैं और कंपनी को कुछ ना कुछ देते हैं, और देते हैं तो कैश नहीं लेते हैं, और ये क्रेडिट पर कंपनी को देते हैं। तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट अ कंपनी टेक्स फ्रॉम इट्स सप्लायर, देखिए वो हो गए क्रेडिटर्स। तो कितना अमाउंट ये दे रहे हैं सप्लाई के तौर पर कंपनी को, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अ कंपनी हु हैज टू पे लेट, अब यहां देखिए एक कंपनी जिसे कि अपने क्रेडिटर्स को लेट में पेमेंट करना है, वो अपने कैश फ्लो को बढ़िया सा मैनेज कर लेगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का सामान उसने ले लिया, रॉ मटेरियल वगैरह ले लिया, और उसे पेमेंट करना है 30 दिन में। और अगर कोई एक ऐसा सप्लायर मिल गया जो कि आपको 60 डेज का जो है साइट दे रहा है, तो 60 डेज वाले से आप ले लेंगे, आराम से आप पेमेंट करेंगे। तो होगा क्या, उससे होगा क्या कि आपका कैश फ्लो का मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे सप्लायर्स देखने हैं जो कि आपको लेट पेमेंट के लिए अलाउ करें। दूसरी तरफ कंपनी हैज टू पे क्विकली, अगर एक कंपनी को जल्दी अगर अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है तो वो क्या होगी, वो कैश फ्लो के मैनेजमेंट के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है। यानी कि उसको अगर कैश नहीं है तो क्या करना होगा, उसको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें ऐसे सप्लायर खोजने चाहिए, ऐसे सप्लायर खोजने चाहिए जो कि जल्दी पेमेंट ना मांगे क्रेडिट में। इसलिए पुरानी कहावत है कि क्रेडिट में खरीदो और कैश में बेचो। अगर आप क्रेडिट में खरीद रहे हैं और कैश में बेचने, ऐसा कोई मॉडल अगर आप डेवलप कर लें तो आपका ऐसा बिजनेस मॉडल सबसे बढ़िया कहलाता है। दोस्तों इसे कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट ले लीजिए और डिवाइड करिए उसको सेल्स से, और उसके बाद जो फिगर आए उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आपको पता चलेगा कि डेज पेबल यानी कि कितने दिनों में आपको ऑन एन एवरेज पेमेंट करना पड़ा। तो जितना ज्यादा हो ये उतना ही अच्छा। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 था 1 साल पहले, उसके बाद जो है 125 हो गया, उसके बाद 150 हो गया, तो इस तरह से अगर आपका ये बढ़ रहा है ना तो ये अच्छा माना जाता है। अब अच्छा तो माना जाता है, लेकिन ये मिलेगा कैसे? जो कंपनी देखिए डोमिनेंट कंपनी होगी, जिसका कि मार्केट शेयर अच्छा खासा होगा, तो उसे ही ये जो है सुविधा मिलेगी अपने सप्लायर की तरफ से, क्योंकि वो सप्लायर आपको जाने नहीं देना चाहता। तो वो आपको ज्यादा लंबा टाइम देगा कि आप ठीक है 120 दिन की जगह 150 दिन ले लो, 60 की जगह आप जो है 80 दिन ले लो, इस तरह से करके आप पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेकिन एक चीज आपको यहां ये ध्यान में रखनी है कि अगर हायर क्रेडिट कोई दे रहा है वो तो सेम कॉस्ट पे दे। ये नहीं कि मतलब अगर 10 रुपए की कोई चीज है, वो अगर आपको 60 दिन की जगह 80 दिन का पेमेंट करने के लिए मिल रहा है, तो इसको उसने 11 रुपए कर दिया, आपका भाव जो है बढ़ा दिया। ये नहीं करना है। यानी आपको अगर 10 रुपए का माल है, 60 दिन की जगह आपको 80 दिन में पेमेंट देना पड़ रहा है, तो वो 10 रुपए ही पड़े। तो दोस्तों मैंने यहां पर खोल रखा है JSW स्टील्स मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,34,238 करोड़ रुपए। यहां पर आप देखिए डेज पेबल यहां तीसरे नंबर कॉलम में आपको यहां दिखाई दे रहा है, और अभी फिलहाल मार्च 2024 के वित्त वर्ष में 133 दिन लग रहे हैं इनको पेमेंट करने के लिए। और पिछले 3 साल का अगर ट्रेंड देखें तो 190, 149 और 133, यानी कि इनको पेमेंट जल्दी करना पड़ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए डेटर्स को इनको जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट में यहाँ पे पिछड़ रहे हैं। फिलहाल मैंने दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील को खोल रखा हुआ है। टाटा स्टील का देखते हैं क्या स्थिति है। दोस्तों तीसरे नंबर कॉलम में आइए। तीसरे नंबर कॉलम में आप देखिए मार्च 2024 127 दिन, उसके पहले 122 दिन, ये बढ़ा, तो ये 5 दिन बढ़ा, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अगर आप देखिए उसके पहले 2021-22 में 166, 161 दिन पे ये पेमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। डेटर्स को इनको जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा है 18, 12 और 10। तो ये दोनों ही फ्रंट पे यहाँ पे चुनौती है कंपनी को। ये थोड़ा सा लेकिन 2 साल में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ, 122 और से 5 दिन बढ़ा। लेकिन अगर आप पहले एक 2017 का देखिए 172 दिन तक ये ले गए पेमेंट करने के लिए। दोस्तों स्टील सेक्टर की और कंपनी जिंदल स्टेनलेस स्टील में देखिए डेज पेबल की बात करें तो फिलहाल ये 95 डेज चल रहा है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखिए 10 साल पहले अगर आप चले जाए 146 था, और 117 से घटकर ये 95 हो गया। 2023 में 117 था, 98 2022 में था, 2021 में 123 था। तो यानी कि कुल स्थिति यह है कि ये कंपनी अपने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट है वो अब कम दिनों में दे पा रही है। वहीं अगर आप डेटर्स को देखेंगे तो डेटर्स को कम दिन में देना पड़ रहा है, तो यहां भी स्ट्रगल है। दोस्तों आइए देखते हैं सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या हाल है। तो यहां तीसरे नंबर कॉलम में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेज पेबल की बात करें 103 दिन, ये अच्छा हुआ। 92 डेज से बाद 103 दिन। और यहां 2 साल में देखिए 2023-24 में कंपनी ने डेटर्स डे को भी बढ़ाने में सफलता प्राप्त करी है। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छी संकेत यहाँ पे 2 साल में इन्होंने फ्रंट पे काम किया है। लेकिन 2022 में देखिए
2022 में 143 दिन था, तो उससे तो घट गया। प्राइवेट सेक्टर की एक ग्रोथ कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इसके बारे में आइए देख लेते हैं क्या पोजीशन चल रही है। दोस्तों एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करें तो डेज पेबल की बात करें, यहां पर 46 डेज, 42 डेज और 34, ये कंपनी अपने क्रेडिटर्स को ज्यादा दिनों में पेमेंट देने में सफल हो गई है, और लेकिन डेटर्स को जल्दी पेमेंट कर रहा पड़ रहा है। ये घट गया, इधर घट गया, लेकिन ये बढ़ गया, तो ये एक थोड़ा बैलेंस टाइप की सिचुएशन हो गई। तो देखा आपने दोस्तों, डेज पेबल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपको जल्दी पेमेंट ना करना पड़े। क्विक पेमेंट अगर आपने किया तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए आप अपने सप्लायर को राजी करिए कि भाई अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा लेट लीजिए, और इस तरह से आप निगोशिएशन में अगर आप सफल हो गए, राइट दोस्तों, अगर आप निगोशिएशन में सफल हो गए तो आपका कैश जो है आपके पास रहेगा, उस कैश से आप कुछ और काम भी उस समय तक कर पाएंगे, यानी कैश का मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे, और इस तरह से आप एक अच्छी कंपनी बनकर के उभरेंगे। और जब भी हम लोग बिजनेस मॉडल की एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं कि अगर आप क्रेडिट पे ले लो और उसके बाद कैश में बेच दो, तो आपके लिए उससे अच्छा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चले और उसके बाद वो कंपनी के एनालिसिस ठीक से कर सके, ताकि किसी टिप्स पर ना फंस जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 38। अब तक दोस्तों मैंने 37 एपिसोड में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं। उन कॉन्सेप्ट से आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा कि कैसे कंपनियों की एनालिसिस की जाती है, और उसके बाद कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे किसी भी कंपनी की एनालिसिस करने के लिए। चलिए आज देखते हैं आज इस वीडियो में क्या नया है। दोस्तों आज के वीडियो में एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस को कैसे किया जाए, कंपनी को कैसे पढ़ा जाए, उसका है एपिसोड नंबर पार्ट नंबर 18। तो आज जानेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, और ये नया कॉन्सेप्ट पुराना ही है, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एम कैप। दोस्तों एम कैप तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज इसमें कुछ क्लियरिटी करता हूं मैं कि किस तरह से आपको इसको देखना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि ये एम कैप क्या होता है कि एक अमाउंट है जो कि आपको जरूरत पड़ेगा कि अगर आप किसी कंपनी के हर एक शेयर को खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रिलायंस को खरीदने का ऑप्शन हो या टीसीएस को आपको खरीदने का ऑप्शन हो, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर, लेकिन एम कैप का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि एम कैप जितना होगा उतना ही पैसा हमें देना पड़ेगा। तो एम कैप का मतलब क्या है? एम कैप का मतलब है कि हर एक शेयर को खरीदने में जितना पैसा लगेगा वही हो जाता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, द अमाउंट दैट यू नीड टू बाय ईच शेयर ऑफ द कंपनी, इतना ही मोटा मोटा आप जान लीजिए कि वही है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब सवाल उठता है कि आप कहां से उस शेयर को खरीदेंगे। ठीक है, आपको वो शेयर कहां से खरीदना होगा ये ध्यान में रखें। तो ये शेयर आपको बाजार से खरीदना है, ये ध्यान में आपको रखना होगा कि वो शेयर आपको कहां से खरीदना है। आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है, या फिर अगर सेकेंडरी मार्केट से अवेलेबल नहीं है तो आप जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनसे बात करेंगे। इस तरह से करके आप शेयर खरीद लेंगे, और जब आप वो शेयर खरीदेंगे ना दोस्तों, तो उसका जो रकम होगा वो ही है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज एम कैप। इसका फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू, आपको नंबर 1 आपको चाहिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, आज के डेट में जो भाव चल रहा है शेयर का वो, और उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा जो फिगर है। दूसरा फिगर क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जितना शेयर है कंपनी का उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप मार्केट शेयर को, मार्केट प्राइस को। ये ध्यान रखिएगा आपको आज के भाव में। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट प्राइस क्योंकि कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है, और नंबर ऑफ शेयर्स कुछ समय के लिए तो स्टैटिक ही रहते हैं, तो मार्केट कैप जो है मार्केट प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। इस कारण से मार्केट कैप कभी नीचे कभी ऊपर डिपेंडिंग अपॉन मार्केट प्राइस होता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज में आता होगा कि कंपनियों का जो है मार्केट कैप उड़ गया। तो कंपनियों का मार्केट कैप कहाँ उड़ जाता? कहीं उड़ता नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहते कंपनियों का मार्केट कैप, क्योंकि मार्केट प्राइस पे डिपेंड होता है। किसी दिन अगर शेयर बाजार जो है गिर जाता है, तो शेयर बाजार के गिरने के अगले दिन जब न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि मार्केट कैप उड़ गया, उसका मतलब है कि मार्केट प्राइस उस शेयर का जो है कम हो गया।
किसी दिन कहते हैं कि निवेशकों को बड़ी फायदा हो गया। तो इसका मतलब है कि निवेशकों का जो शेयर है, मार्केट का प्राइस है, वो बढ़ गया, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन में ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का बढ़ जाता है। अब देखिए, आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। ए कंपनी हैज जस्ट स्टार्टेड, अभी कोई कंपनी जिसने कि अपना ऑपरेशन जो है शुरू किया, तो जनरली उसका लो मार्केट कैप होता है। अब ये कब होगा? देखिए, जब कंपनी स्मॉल स्केल की है और ज्यादा बड़ी नहीं है और वो बाजार में आई है आईपीओ लेकर के, उस केस में मार्केट कैप लो होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी पुरानी है और मार्केट में वो अभी आई, जैसे कि हुंडई का आप एग्जांपल लीजिए। हुंडई जो है भारतीय बाजारों में 25 साल से काम कर रही है, तो उसको हम नई यहाँ पे नहीं मानेंगे। आईपीओ की दृष्टि से, बाजार की दृष्टि से वो नई हो गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो कंपनी बड़ी हो गई। तो यहां पर आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट मत करिएगा कि कंपनी हैज जस्ट स्टार्टेड ऑपरेशन। यहां ऑपरेशंस पे ध्यान दीजिएगा कि कंपनी कब शुरू हुई है। तो कंपनी अगर नई है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तब उसका मार्केट कैप लो होगा। ये नहीं कि आईपीओ लेकर के वो पब्लिक हुई है तो उसके डेट से आप देखेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओल्डर एंड स्ट्रॉन्गर कंपनीज हैज हायर मार्केट कैप, और ओल्डर एंड स्ट्रॉन्गर कंपनी मतलब अपने ऑपरेशन से यहाँ पे आप देखिएगा कि वो कंपनी कितनी पुरानी है। और अगर आप बात करेंगे जैसे कि रिलायंस की, टीसीएस की, या फिर जो है इन्फोसिस की, ये सब कंपनियां देखिए पुरानी कंपनियां हैं। तो ये सब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे कि ज्यादा दिखाई देता है। आप देखिए आईटीसी हो गया, तो ये सब बड़ी कंपनियां, पुरानी कंपनियां, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों में होता है। अब देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली कंपनी है एसजी मार्ट। इसका मार्केट कैप आप देखिए 4,663 करोड़ रुपए का है। ये भी एक नई कंपनी है, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। अब इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 5,819 करोड़ रुपए है। अब कुछ स्थापित कंपनियों पर बात करता हूं मैं। अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप आप देखिए 3,40,426 करोड़ रुपए। इतना पैसा आपको चाहिए इस कंपनी को खरीदने के लिए। दोस्तों, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, इसकी बिस्किट भी खाई होगी। आप देखिए इसका मार्केट कैप है 1,37,128 करोड़ रुपए। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से आपने तेल जरूर लिया होगा, पेट्रोल मतलब लिया होगा, और इसका मार्केट कैप देखिए 2,04,744 करोड़ रुपए है। दोस्तों LIC नाम ही काफी है, भरोसे का दूसरा नाम। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,88,446 करोड़ रुपए। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की, हुंडई मोटर्स जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, देखिए 1,48,882 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों, एक दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,75,493 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका ऑपरेशन जो है वो कितना पुराना है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहती है, देखिए उसका जो कैपिटल बेस होता है ना, वो बढ़ता जाता है, और कैपिटल का ही पार्ट होता है शेयर, और शेयर से ही, नंबर ऑफ शेयर से ही हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिल जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कंपनी पुरानी होती है उसका लार्ज बेस होता है कैपिटल का, और इस तरह से उसका जो मार्केट कैप होता है वो बड़ा होता है, बिग होता है। तो इस तरह से आपको इस सारी चीजों को देखना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको लगे हाथ ये बताता हूं कि जैसे जब भी आप किसी कंपनी में निवेश का फैसला ले, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो है 5,000 करोड़ की है मार्केट कैप में, तो 50,000 करोड़ रुपए जाने पर वो कितना मल्टीप्लाई होगा, 10x मल्टीप्लाई होगा ना दोस्तों। लेकिन अगर कोई कंपनी मान लीजिए 50,000 करोड़ की आज है, तो उसे 10x मल्टीप्लाई करने में 5 लाख करोड़ तक उसका मार्केट कैप जाना होगा, तो यहां पे स्पीड हो जाती है स्लो। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी छोटी होती है, देखिए जब 5,000 करोड़ की कंपनी होती है, तो वो काफी ज्यादा रिस्की भी होती है, तो ये भी फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक दो फैक्टर से काम नहीं चलता। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इस तरह के कॉन्सेप्ट लाइक मार्केट कैप और भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पता चलते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों, मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 38 एपिसोड्स में दोस्तों मैंने एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, और अब तक आपको, अगर आप उन वीडियोस को सही से देखें तो आप पूरी तरह से सेल्फ तरीके से अपने खुद से कंपनियों के एनालिसिस करने में काफी हद तक आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कुछ नया क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिर से फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरह से की जाती है, और उसका है पार्ट नंबर 19। दोस्तों, आज जो नया कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो है मार्केट कैप टू सेल्स।
मार्केट कैप टू सेल्स, तो आपने मार्केट कैप तो देख लिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है उसके लिए आप जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देखिए, एपिसोड नंबर 38। थोड़ा सा मैं यहां पर रिवाइंड कर लेता हूं आपको कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप जैसा कि आप जान ही चुके हैं 38 वीडियो में, तो मार्केट कैप का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब यहां पर जो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है ना, वो है मार्केट कैप टू सेल्स। तो मार्केट कैप टू सेल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, मार्केट कैप टू सेल्स का मतलब पहले देख लेते हैं, फिर उसके फॉर्मूला पे चलेंगे। मार्केट कैप टू सेल्स का मतलब होता है कि हाउ मार्केट जो होता है, जो बाजार है, प्राइस करता है एवरी रुपीज ऑफ सेल्स। ठीक है, हाउ मार्केट प्राइस एवरी रुपीज ऑफ सेल्स, किस तरह से एक जो रुपया है उसके बदले आपको मार्केट कैप मिला हुआ है, तो उसकी यहां पर कंपैरिजन की जाती है। जैसे पीई रेशियो में आप क्या करते हैं, पीई रेशियो में आप कंपैरिजन करते हैं आपकी अर्निंग्स का किसके साथ, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स के साथ। तो यहां पर ओवरऑल मार्केट कैप को आप कंपेयर कर रहे हैं सेल्स के साथ। मार्केट कैप मार्केट प्राइस से ही निकलता है, तो मोर और लेस यहां पे सेम ही है, लेकिन यहां पे एट द एंड आपको क्या मिलता है उससे कंपेयर किया जाता है, और यहां पे सेल्स की ही बात की जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो, जिसमें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड किया जाता है सेल्स के साथ। तो आपके पास दो फिगर होना चाहिए, एक तो जो एपिसोड नंबर 38 में मैंने आपको बता रखा है वो, यानी कि एम कैप मार्केट कैप, और उसके बाद कंपनी के सेल्स का जो डेटा है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू, उससे आप डिवाइड करिए और उसके बाद आपको मार्केट कैप टू सेल्स मिलेगा। अब देखिए, इसका इंप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि हाई क्वालिटी जो अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया कंपनियां, स्ट्रांग कंपनियां हैं, सेक्टर लीडर हैं, ये ध्यान रखिएगा, सेक्टर लीडर खास करके होंगी। अच्छी क्वालिटी कंपनियां कौन होंगी, जो सेक्टर लीडर होंगी, या फिर ग्रोथ कंपनी हुई है जो कि अभी बिजनेस शुरू उसने किया है, और बिजनेस के शुरुआत में कंपनियां ग्रो करती हैं तेज गति से। ठीक है, तो जब तेज गति से ग्रो करती हैं या फिर स्टैंडर्ड कंपनियां होती हैं, हाई क्वालिटी कंपनियां होती हैं, तो क्या होता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा होता है। अब अगर उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है, हाई क्वालिटी भी कंपनी है, तो क्या होगा, मार्केट में मार्केट का जो प्राइस है एमपीएस यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो बढ़ेगा। अब जब उसकी तुलना आप सेल्स रेशियो से करेंगे तो वो क्या होगा, वो हाई ही रहेगा ना। तो आपको इसके लिए भी तैयार रह जाना चाहिए। जैसे कि हाई पीई रहेगा, इन सारे कंडीशंस में हाई पीई रहेगा ना, तो उसी तरह से यहां भी रहेगा, हाई मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो आपको मिलेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें कि लो ग्रोथ अगर कंपनी है और स्ट्रगल कर रही कंपनी है, तो इसका मतलब है कि लो प्रॉफिट मार्जिन होगा, और ऐसी कंपनियां लो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो में आपको ट्रेड करते हुए बाजार में मिलेंगी। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो भी ध्यान में रखना होगा कि अगर लो मार्केट कैप टू सेल्स वाली कंपनियां हैं तो वो अंडर वैल्यूड भी आप उसे कह सकते हैं। अंडर वैल्यूड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई उसका प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स का जो है तादात्म्य है नहीं, प्रॉफिट मार्जिन कम है और मार्केट उसको अभी फिलहाल ऊपर नहीं कर रहा है, यानी मार्केट प्राइस उसकी जो है वो स्टैग्नेंट बनी हुई है सेल्स के मुकाबले, अंडर वैल्यूड है। अब अगर यहां पे अगर देखा जाए कि मान लीजिए सेल्स बढ़ता जा रहा है और उसके बाद भी मार्केट प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो कंपनी अंडर वैल्यूड कंफर्म मानी जाएगी। अब दूसरी बात, अगर हाई मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। देखिए, कोई भी कंपनी, शेयर बाजार है, शेयर बाजार में कोई भी कंपनी जो है, चाहे कितनी ही बड़ी हाई क्वालिटी की कंपनी हो, तो शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी है अगर ओवर वैल्यूड है तो हो सकता है कि वो नीचे वो नीचे आ जाए। जरूरी नहीं, अच्छी कंपनियां लगातार ऊपर ही चलती रहती हैं। जैसे अगर आप बात करिए एशियन पेंट्स की बात करिए, पिडिलाइट की बात करिए, ये सब ओवर वैल्यूड रहते हैं। अब आप बात करिए डी मार्ट की बात करिए, हमेशा सबके पास है, सबके लिस्ट में है, लेकिन ये सब ओवर वैल्यूड हमेशा ही रहते हैं। अब एक चीज आपको यहां पे समझ में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट अलर्ट मैं आपको दे रहा हूं कि इस रेशियो का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप कंपेयर जब करेंगे कंपनियों को, तो उनका जो इंडस्ट्री होगा वो सेम टू सेम इंडस्ट्री में, एक ही इंडस्ट्री में होना चाहिए। यानी कि अगर आप बैंकों को कंपेयर कर रहे हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कंपनियों को आप ले आइए, उठाइए और उनको एक के बाद एक कंपेयर करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताऊं कि ये जो रेशियो है ये इवैल्यूएट करने के लिए उन कंपनियों के लिए सबसे बढ़िया होता है जिनका लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस होगा अगर कोई कंपनी का, तो क्या आप पीई रेशियो कैलकुलेट पर कर पाओगे? जो सबसे पॉपुलर वैल्यूएशन मैट्रिक्स रेशियो है पीई रेशियो, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। देखिए, अब अगर आप बात करें जोमेटो है अभी प्रॉफिटेबल हुआ है, अगर आप पेटीएम की बात करें तो पेटीएम लगातार यही वाला रेशियो बाजार में देती रहती है अपने इन्वेस्टर्स मीट में कि भाई हम लॉस मेकिंग है और हमारा जो एम कैप टू सेल्स है वो देखिए ये क्या है,
ठीक है। और बाकी जो एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं वो एम कैप टू सेल्स ही ऐसी कंपनियों का आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते, पी रेशियो तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ऐसी कंपनियों का। दोस्तों अगर बात की जाए एलआईसी की, तो एलआईसी का आप देखिए यहां पे इस पॉइंट पर देखिए मार्केट कैप टू सेल्स क्या है, वो 1 से कम है 0.68। ठीक है। अभी बाकी कंपनियों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे ये लो है या हाई है, पहले आप देख लीजिए। अब यहां पे मैंने एसबीआई खोला हुआ है, एसबीआई लाइफ इनफैक्ट, तो एसबीआई लाइफ है, मार्केट कैप टू सेल्स देखिए 1.06। तो यहां पे अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ही कम है, और मार्केट कैप थोड़ा उससे ज्यादा है। दोस्तों फिलहाल मैंने इंश्योरेंस सेक्टर की एक और कंपनी को खोला हुआ है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का आप यहां पे देखिए, एक मिनट, मार्केट कैप टू सेल्स है यहां 1.39। तो यहां पर आपको मार्केट एम कैप टू सेल्स ज्यादा देता हुआ नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका मैंने अभी यहां पर खोला हुआ है, मार्केट कैप टू सेल्स है 1.04। दोस्तों मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से मैंने इंश्योरेंस कंपनियों में अगर देखा तो आपने देखा कि एलआईसी जो है वो लोएस्ट पे यहां पे बैठा हुआ है, और हाईएस्ट की अगर बात करें तो यहां पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस वो है, और बाकी बीच में दो कंपनियां हैं, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दो कंपनियां जो है बीच में है एकदम मॉडरेट तरीके से। एलआईसी जो है वो लोएस्ट आपका वैल्यूएशन पर है और हाई वैल्यूएशन पर एचडीएफसी लाइफ है। तो कुल मिलाकर के आप यहां देख सकते हैं कि अलग अलग मैट्रिक्स पर मार्केट जो है वो सेल्स को वैल्यू देता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने दोस्तों कहा कि लॉस मेकिंग कंपनियों पर ध्यान दीजिए। लॉस मेकिंग कंपनियां अगर आप वैल्यूएशन उसका नहीं निकाल पा रहे हैं तो एम कैप टू सेल्स रेशियो पर जरूर ध्यान दिया करिए लॉस। तो दोस्तों आई होप कि एम कैप टू सेल्स रेशियो एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इस तरह के कंटेंट के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है दोस्तों, और आज है इसका एपिसोड नंबर 40। अब तक मैंने 39 एपिसोड्स में आपके ढेर सारे डाउट्स और ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर किए हैं दोस्तों, और उसके मदद से आई एम श्योर अगर आप ठीक से इन 39 वीडियोस को अगर आप वॉच करें तो आप किसी भी कंपनी के एनालिसिस अपने से कर पाने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में नया क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में है बीटा। बीटा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट में किसी कंपनी की एनालिसिस करने के लिए। चलिए देखते हैं होता क्या है दोस्तों। बीटा मेजर करता है स्टॉक की वोलेटिलिटी, कि स्टॉक कितना वोलेटाइल है, अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, डाउन जाता है, कितना जाता है वास्तव में। और ये जो वोलेटिलिटी इसकी है वो एक आइसोलेटेड में नहीं है, ये रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है। और रिलेटिव वोलेटिलिटी का मतलब किसी से हम कंपेयर करते हैं, तो किससे कंपेयर करते हैं आइए देखिए दोस्तों। स्टॉक की जो वोलेटिलिटी जो है कंपेयर की जाती है मार्केट के साथ, राइट। तो मार्केट जो स्टॉक मार्केट है 2% गिरता है, 1% गिरता है, आधा % गिरता है, उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक कितना जो है वो प्लस माइनस हो रहा है। अब ये जो टूल है दोस्तों, यानी कि बीटा जो टूल है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे आप बीटा को इग्नोर करिए, कंपनी के फंडामेंटल पे जाइए। जो एपिसोड 39 तक मैंने जितने भी फंडामेंटल कवर किए थे वो सारे फंडामेंटल्स में आते हैं, वहां पे आपको जो है बेट लगाना है। बीटा शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के लिए ज्यादा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जहां पर कि आप रिस्क को मिनिमाइज अपना करते हैं कि स्टॉक जो है मार्केट के वोलेटिलिटी से कितना ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन इसका यूज देखिए फिर भी है कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, मान लीजिए कि उसमें 10 स्टॉक है, तो पोर्टफोलियो स्टॉक के अंदर जो है 10 कंपनियां हैं, तो 10 कंपनियों का आप बीटा ले लीजिए, फिर उनका एवरेज ले लीजिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कितना ऊपर नीचे जाता है, उसकी स्टेबिलिटी आपको पता चल जाएगी दोस्तों। इसको मेजर करने के बाद इसका जो रेशियो आता है, इसका जो आपका स्कोर आता है, अगर वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो देखिए होता क्या है। होता यह है कि जब मार्केट मान लीजिए 2% डाउन है, तो आपका पोर्टफोलियो या आपका जो स्टॉक है, अगर उसकी बीटा जो है 1 से ज्यादा है तो वो 2% से ज्यादा गिरेगा। और यही चीज सही होगी जब मार्केट जो है वो हाई है 2% से, तो उस केस में जो आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है वो 2% से ज्यादा जो है वो हाई होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बीटा हाई जो है वो आपको मार्केट जब डाउन होता है तो परेशान करता है, लेकिन जब मार्केट हाई होगा ना तो वहां पर आपको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना
होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि बीटा लेस देन 1 है, तो अगर मार्केट जो है 2% डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो 2% से कम डाउन होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से मार्केट अगर हाई है मतलब कि 2% से हाई है, तो आपका पोर्टफोलियो जो हिलेगा ना वो 2% से कम ही का हिलेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बीटा जो है लेस देन 1 ये आपको स्टेबिलिटी देता है। अब देखिए दोस्तों, वो कंपनियां जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, डेरिवेटिव सेगमेंट का मतलब आप समझते ही होंगे, ऑप्शन एंड फ्यूचर सेगमेंट में जिन कंपनियों का कारोबार होता है ना, तो वहां पर जो है वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, तो उस हिसाब से जो है उन कंपनियों की जो बीटा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि वो स्टॉक्स जो कैश सेगमेंट में ही केवल मिलते हैं, जिनमें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O का कोई कारोबार जो है वो नहीं होता है, तो वहां पर बीटा जो है आपको लो मिलता है। वो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो कैश सेगमेंट में कारोबार करती है और कौन सी कंपनी जो है वो केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कारोबार करती है। तो कैश सेगमेंट वाली कंपनियों का बीटा नॉर्मली लो देखा गया है। अब देखिए दोस्तों, कंपनियों की बात की जाए, सेक्टर की बात की जाए, तो कंज्यूमर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स जो है वो लो बीटा में आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप जाइए चेकआउट करिए कंज्यूमर सेक्टर की जो भी कंपनियां हो। कंज्यूमर सेक्टर जैसे कि मैं आपको भी अभी दिखा दूंगा, जैसे कि ज्वेलरी कंपनियां हो गई कंज्यूमर सेक्टर की, या फिर जो है शूज वगैरह बेचने वाली कंपनियां हो गई कंज्यूमर सेक्टर की। अब अगर बात करें बैंकिंग स्टॉक की, तो बैंकिंग स्टॉक भी जो है लो बीटा में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और वहीं अगर बात दूसरी करें कि जो कंपनियां कमोडिटीज बेचती हैं, जैसे मान लीजिए स्टील, आयरन, ये सब बेचने वाली कंपनियां हो गई, या फिर अगर आप मान लीजिए कार बेचने वाली कंपनियां, ये सब क्या बेच रही हैं? ये सब कमोडिटीज बेच रही हैं। तो कमोडिटीज कंपनियों के बीटा जो है हाई होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर टाइटन कंपनी आपके लिए खोला हुआ है, आइए देखते हैं इसका बीटा क्या है। देखिए टाइटन का जो बीटा है, जैसा कि मैंने कहा कंज्यूमर स्टॉक्स का बीटा जो है लेस देन 1 ही नॉर्मली होता है, तो 0.68। दूसरी तरफ ज्वेलरी स्टॉक्स में ही मैंने सेनको गोल्ड खोल रखा है, आइए देखते हैं इसका बीटा क्या है। दोस्तों यहां भी देखिए आपको बीटा यहां नजर आएगा और ये है 0.49, ये भी 1 से कम है और इनफैक्ट उससे टाइटन से भी कम है। एक और कंज्यूमर स्टॉक्स दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स, और ये भी ज्वेलरी सेक्टर की ही कंपनी मैंने यहां पे ली है। इस लाइन में देखिए दोस्तों बीटा, और ये है 0.55। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कमोडिटी स्टॉक्स जिसका की बीटा मोर देन 1 होता है, आइए देखते हैं टाटा स्टील के केस में क्या है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बीटा यहां पे देखिए 1.5 टाटा स्टील, 1 से ज्यादा, वोलेटिलिटी ज्यादा। तो दोस्तों अगर बीटा की बात की जाए तो बीटा को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आधार बना करके प्रयोग करते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका यूज ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में इसका यूज भी है। लॉन्ग टर्म में इसका यूज तब है जब आप स्टॉक की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए बीटा देख करके आप निवेश करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने फंडामेंटल्स वगैरह सारे कुछ देख लिए हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टॉक मेरा सेफ रहे, तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो बीटा आप जरूर देखें। सारे फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद, सब अगर कंपेयर करने के बाद सब अगर बराबर है दो कंपनियों में मान लीजिए, तो बीटा जिसका लो है वहां पे जाना उचित होता है अगर आप हैवी अमाउंट में पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बीटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है कमेंट बॉक्स में उसे जरूर पूछिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को फ्री में क्वालिटी कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूं वो मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।